ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कवि है। तो आदरणीय, कोई मैं इस तरह का बात नहीं करूँगा जिससे आप एकदम निश्चिंत होकर के बैठिए। हमने उन लोगों से तालियां बजवाई हैं। भारत सरकार के तरफ से हमको भेजा गया लंदन, 40 अंग्रेज ला के आगे बैठा दिए। हाँ, अब उनको हिंदी नहीं आती और हमको अंग्रेजी नहीं आती। अब कह रहे हैं इनसे ताली बजवाओ, जम के दिखाओ। अब उनसे क्या बताएं? बहुत सारी कविताएं सुनाने के बाद भी जब उनके कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हमने नॉन स्टॉप 45 मिनट संस्कृत में कविताएं सुनाई। आगे जितने वीआईपी बैठे थे सब बेहोश। दूतावास के लोगों ने कहा, पंडित जी आप ये क्या कर दिए, हमारे सारे वीआईपी बेहोश हो गए। कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है, इस तरह से भी लिया जाता है। ये क्या मुंह ऐसा है? हमारा ऐसा नहीं है कि मुंह जब पैदा हुए थे तभी से मुंह ऐसा है। पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं लाल कहीं काला कहीं पीला, ऐसा करना पड़ता है, वरना वो घुसने नहीं देते, एयरपोर्ट पे जाने नहीं देते। आप बहुत बढ़िया नहीं हो, बढ़िया कवि हैं, अच्छे कवि हैं। भगवान ने वैसा मुंह दे दिया तो क्या करेंगे ले जाकर। तो आप बहुत बढ़िया सुने, एक बार ताली बजा दीजिए, हम आपको सुनाते हैं बढ़िया कर। ये तो आपका हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुना रहे हैं और आपका सौभाग्य है कि आप हम जैसों को सुन रहे हैं। वरना कोरोना काल में हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी भीड़ मिलेगी और हम कविता आपको सुना पाएंगे। देश में इतना बड़ा आपात स्थिति हो गई थी, उसमें भी कभी वहाँ से भी आनंद निकाल लेता है। ये कह रही थी विधायक जी बैठी हैं, तमाम महिलाएं, वो अपनी पत्नी को कह रहे इस संसार में आप कुछ भी कीजिए, नारी चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, स्त्री का कभी भी अपमान मत कीजिए, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखिए, वरना नारी अपने आप पे आ गई तो 1 सेकंड में आपका सम्मान धूल धूसरित हो सकता है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कोरोना काल में हमारे घर के सामने एक कोरोना का मरीज निकल गया, तो बांस लेकर के और उसमें लिख दिया गया इधर कोरोना के मरीज पाए जाते हैं, तो सब्जी वाला भी कभी ना आए उधर। अच्छा, आप ये शशिकांत जी बहुत बड़े कवि हैं, लाल किले से कवि सम्मेलनों का संचालन किए हैं, इनकी तमाम वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, तो ये भोजन कर लेते हैं। हमारा क्या है, वही आलू टमाटर, एक ही पत्नी, उसी का मुंह देखते देखते कोरोना काल गुजर ही नहीं। आप हंस रहे हैं क्या? तो हम इतने बड़े नेता थोड़े हैं कि हर राज्य में हमारी व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ नहीं था। कभी जो है कभी सम्मेलन से बाहर न निकले तो उसको कहाँ किसी दूसरे के चेहरा देखने को मिले, और हमें आदत है दूसरे की खाने की, बाहर निकलने के, मोटे लिफाफे लेने के। पत्नी भी समझती थी कि कोरोना ये है या कोरोना वो है। एक दिन आलू सोयाबीन टमाटर खाते खाते मन उब गया, एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, कौन सी सब्जी बनाई हो, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। पत्नी ने तुरंत मोबाइल निकाला और क्वारंटीन सेंटर फोन लगाया, हेलो पंडित जी का स्वाद चला गया है। एक सेकंड में सारी विद्वत्ता खत्म। अच्छा, वो सब सरकारी व्यवस्था वाले लोग आ गए, हम कहे नहीं भाई एक बार और पूछ लीजिए कि इतने बड़े कवि की पत्नी है, वो झूठ बोलेंगी, जरूर आपका स्वाद चला गया है। और ले गए सब, वहाँ ले जा कर के भर दिए क्वारंटीन सेंटर में, जहाँ पहले से लोग पड़े थे। एक खूबसूरत सी नर्स, अत्यंत खूबसूरत, उसने कहा कि पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? आप गणमान्य लोग हैं, हंस रहे हैं। जो कभी ठीक से कभी सम्मेलनों के चक्कर में अपनी पत्नी के संपर्क में नहीं आ पाया, उससे एक महिला पूछ रही है आप आज तक कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? अब यहाँ से अपना आनंद दुगुणित कीजिएगा
और कभी सम्मेलन को थोड़ा मुखर बनाइएगा। कवि ने जवाब दिया, संपर्क में आए हैं, पत्नी के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, सास के संपर्क में आए हैं, ससुर के संपर्क में आए हैं, पूरे ससुराल के संपर्क में आए हैं। एक ही क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों तक पूरे खानदान को क्वारंटीन कराने वाले कवि का नाम है अनिल चौबे। तालियां थोड़ी जोरदार बजाइए। अच्छा, इतना होने के बाद जब इतनी घटना घट गई, तब पत्नी ने धीरे से कहा, ए जी, हम ही सब्जी में नमक डालना भूल गए थे। तो आप सब कीजिए, कभी भी किसी महिला का अपमान मत कीजिए। हम आपको एक दो छंद सुनाते हैं, आप थोड़ा जागृत होकर के सुनिएगा। स्वागत पंडित जी। सुनिए। बिठा भी नहीं सकते। नहीं, हमारी आदत है। हम क्या है, ये जो आदरणीय कह रहे थे, हम लोग तो इनसे छोटे हैं, बहुत कुछ सीखा है हमने, और इनके सम्मान में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वरना हम किसी को कह नहीं सकते कि आप बैठ जाइए, चाहे वो बंसीधर जी के पास हो चाहे किसी के पास। कभी सम्मेलन में आज तक किसी खड़े व्यक्ति को हमने कहा ही नहीं बैठ जाइए। बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जाके किया जाता है। हम जिसको ले जाके बैठा देते हैं, फिर उसको कभी कोई उठा नहीं पाता। तो हम नहीं कहते कि किसी को कि आप उठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं करते। थोड़ा सा आप मन बनाइएगा, हम आपको छंद सुनाते हैं, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। आप बहुत बढ़िया सुनते हैं। आज थोड़ा सा मन भावुक है। आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के साथ बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, बहुत सारे स्मरण हैं, और कभी आदमी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है उनकी स्मृति में कवि सम्मेलन में कविता पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज वो दिन देखना पड़ रहा है, तो मन थोड़ा सा भावुक है। आप हमारा मन बना दीजिएगा तो हम आपको बहुत बढ़िया सुनाएंगे। थोड़ी सी ताली बजा दीजिए। स्वागत डॉक्टर साहब। 85 साल के जब हमारे दादा हो गए, तो यमराज का मिस कॉल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, चलिए। तो आप छंद विधान देखिए और आनंद लीजिएगा। तो हम भारतीय परंपरा के हिसाब से हम पूछते हैं कि दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु करीब है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है, सुनिएगा। कि मेरे खानदान के बयो बुजुर्ग दादा बोले, मेरे खानदान के बयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं। वाह। और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूँ मैं। असली कवि सम्मेलन के लोग तो इधर विराजमान है। आपको तो सामने होना चाहिए। एक छंद और सुनाता हूँ। पिताजी। 1985 के बाद हमारे गांव में बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। सुनिएगा। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया। देखिए, हमारी कविता आपको समझ में आए तो भी ताली बजाइए, और न समझ में आए तो और जोर से बजाइए, ताकि हमारा भ्रम बना रहे कि आपको समझ में आ रही है। वरना हमारी जहाँ विद्वता जगी, तो हम इस तरह की रचनाएं सुनाएंगे कि जिसके लिए आपको अनुवादक रखना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि बिना मतलब के ताली बजा के हमको बैठा दीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। स्वागत। आप प्रयोग देखिए आनंद। हाँ पंडित जी। पीछे के लोग ऐसे बैठे हैं जैसे नरेगा के मजदूर बैठे हुए हैं। मजदूरी खत्म होगी और लिफाफा लेके वापस जाएंगे। कई बार हमको ये बहुत दूर दूर बुलाते हैं सर, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, हम इन लोगों को कभी बनारस बुला नहीं पाए। हमारा घर जो है वो मणिकर्णिका घाट के किनारे है। वहाँ जो है अंतिम संस्कार होता है,
और मैं जैसे एक बार कहूं कि आदरणीय सुदीप भोला जी एक बार काशी आइए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये कभी नहीं ने कहा कि तुम हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते। हमने कहा आ जाओ, कई बार बुलाए, कहा कि नहीं हम नहीं आ पाते हैं। हम के आ जाइए, इसलिए नहीं आते कि वो मेरा घर जो है शमशान घाट के किनारे है। हमने कहा बेटा जीते जी आ जाओ, वरना एक दिन लोटे में भर के आओगे, उस दिन तो आना ही पड़ेगा। आप तालियां बजाइए, हम आपको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं, आप हमको ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। स्वागत डॉक्टर साहब। हाँ, कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए बाबूजी। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये हम कवियों की जो है एक तरह समझिए कौमी एकता थी। हम माइक से कहे गुजर गए बाबूजी, संचालक जी कह रहे हैं वाह बहुत अच्छे। आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, या तो हम आगे चल रहे हैं या तो आप पीछे चढ़ रहे हैं, या तो आप प्रोटोकॉल में फंसे हुए हैं कि आगे के लोग ताली नहीं बजा रहे हैं तो आप क्यों नहीं बजाएंगे। ये कोई स्थिति इस तरह का है या फिर हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। हाँ देखिए, ये जितने बड़े कवि हैं ये आपके किसी काम नहीं आएंगे। ये न दिल्ली वाले या न ये इंदौर वाले, ये किसी काम नहीं आए। लेकिन जब भी आप कभी घाट किनारे आइएगा तो हम हमेशा आपके काम आएंगे। तो पवित्र धर्म के हिसाब से आप हमारा आनुवांशिकी संबंध है। तालियां थोड़ी जोरदार बजाइए। हम बटन दबा। वो हल्के में ले रहे हैं यादव जी भी, आप लोग भी। आप इतना सामान्य समझ रहे हैं। हम जब बटन दबाते हैं तो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं। आप अभी मुंह में उलझे हुए हैं। जिसको हरा देते हैं उसको उधर का मुख्यमंत्री बना देते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, इतने हल्के में मत लीजिए हमको आप। हाँ, थोड़ी सी तालियां बजाइए, छंद सुनाते हैं। ये कह रहे थे ईरान चाइना और इनकी बात। एक छंद आप सुनिएगा और प्रयोग देखिए। अब हम आपके लेवल का छंद सुनाते हैं। ये अखबार वाले, ये विजय यादव जी, संतोष जी, ये लोग अखबार में लिखते हैं चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति आप गंभीरता से सोचिए। जिस चाइना की खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंख लेके वो डोकलाम और सिक्किम के प्रति वो आंख गड़ाए हुए है। अच्छा, चाइना उसका नेशनल वीर जो है उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई चाइना में वीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए अपने छत्तीसगढ़ के पूर्वज तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए थे, तब कोई उतना लंबा आया हो। अब साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। हाँ। सुदीप भोला की तरफ क्यों देख रहा है? हाँ? इसके पूर्वज नहीं गए कभी चाइना? ये तो साउथ अफ्रीका वगैरह गए होंगे। हाँ, जिराफ उधर ही पाए जाते हैं ना। सुनिए, आप साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। आप शब्द पकड़िएगा, क्योंकि दुबे जी की धरती है, बेमेतरा यहीं बगल में है, वहाँ से आदरणीय पद्मश्री जी का जन्म हुआ था और साहित्य के पद्मश्री के धरातल पे खड़ा हूँ। तो आपको एक छंद सुनाता हूँ, सुनिएगा। साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। क्या बात है? शब्द कुछ और होंगे, अर्थ उसके कुछ और निकलेंगे। प्रयोग देखिए, आनंद लीजिएगा। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। वाह। और एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कत्थक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के।
तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम। हिजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के हिजिंग बिजिंग। हमारे बंशीधर भाई कह रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके सुना रहे थे। हमने बहुत पहले सर एक प्रयोग किया था, प्रयोग का आनंद लीजिएगा। हमारे तमाम सरकारें ये कहते आई कि आतंकवाद नाक के ऊपर बढ़ रहा है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम करते कुछ नहीं है। तो इसी तरह से इस कविता का छंद का क्या मतलब है, आप आनंद लीजिएगा। अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। सुनिए, ले जाओ। हाँ, उनको खिलाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कवि सम्मेलन का पूरा लोड तो इन्हीं के ऊपर है। आप सुनिएगा, देखिएगा, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान और अपना पड़ोसी राज्य बिहार, दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। सुनिए कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूंक देते हैं। वाह। कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूंक देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये अचूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी खा तमाकू थूक देते हैं। उतने बिहारी खा तमाकू थूक देते हैं। एक छंद और सुनाता हूँ। हमारे मीर अली मीर साहब विराजमान हैं। हाँ, कुछ कह रहे? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। जब पीछे घूमिए तो कहने नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़िए ना, हम तो देख के रहे। और थोड़ा सा ठीक है, ये तो हमको भी आता है जो आप लोग कर रहे हैं, हमको भी आता है। ये गालिब कबीर तुलसी या रसखान हो जाऊं। हाँ। गालिब कबीर तुलसी या रसखान हो जाऊं, बसे कहीं वसूल पे कुर्बान हो जाऊं। और जब से सुना है चार भी जायज है बीबियाँ, मन करता है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। तो मैं कभी बहुत खतरनाक हूँ, आप सुन बहुत बढ़िया रहे, लेकिन अब आज हमारा जो है कि ईश्वर साथ नहीं दे रहा है। एक छंद और आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत पंडित। जब मोदी जी ने कहा कि अब सोना नहीं खरीदना है और गाड़ियों की संख्या कम कीजिए, तो हमारे बनारस में तांगा चलना शुरू हो गया। हम लोग पेट्रोल बचाने के लिए एक्का से यात्रा शुरू कर दिए कि पता नहीं कब से ये हुरमुज वाला कब चलेगा, वो क्या होता रहेगा। तो हम स्वयं जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं, उससे चलना शुरू किए। यातायात सप्ताह में यातायात पुलिस ने तांगे को पकड़ के चालान काट दिया। अब तांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता। हाँ। तो यातायात पुलिस से तांगे वाले की बातचीत है, दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है, जिसको गूढ़भूत व्यंग कहते हैं। आनंद लीजिएगा, थोड़ा सा जागृत हो जाइएगा। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। वाह। और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। 1-2 मिनट की व्यंग की रचना सुन लीजिए, फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत। कि आर्यावर्त सर, जब 1.25 लाख लोग मैं हूं अन्ना की टोपी लगा के रामलीला मैदान में दिल्ली पहुंचे भ्रष्टाचार के विरोध में, तो हमारे जैसे कवि को ये सोचना पड़ा कि जिस देश में 1.25 लाख लोग
भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? हमारे गांव का एक पॉकेट मार भी चला गया था अन्ना आंदोलन में। हमने कहा तुम कैसे चले गए दिल्ली जाने के लिए, तो सवा महीने तक टिकट नहीं मिलते। कहा चुप रहिए, हम भ्रष्टाचार के विरोध में रामलीला मैदान में गए थे। 500 रुपया टीटी को दिए और एसी में बैठ करके आराम से दिल्ली पहुंच गए। तो जब ऐसे ऐसे लोग किसी आंदोलन में शामिल हुए तो एक कविता का जन्म हुआ, आप सुनिएगा। स्वागत स्वागत भैया। कि आर्यावर्त भारत वर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयज समीर युक्त शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। वाह वाह वाह। बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले डॉक्टर। कारनामों का कल्प डॉक्टर वृक्ष बढ़िया है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सारे दल छहाते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। वाह। अब यहाँ से सुनिएगा, वाह 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 वाह। थोड़ी सी तन्मयता के साथ यहाँ से सुनिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। वाह, नहीं बढ़िया डॉक्टर। जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती, आप कुछ भी हो सकते हैं, भ्रष्ट नहीं हो सकते। भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से। घोटालों के जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है, सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। और उसी क्षण जब किसी हम उम्र नौजवान को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का ये दाग, मुझे विदा कीजिएगा कि भ्रष्टाचार का ये दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे। भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे हिंदुस्तान पे।